हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शुभम सोनी आपका स्वागत करता हूं टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और आई होप कि आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए क्योंकि अब एग्जाम आपके सर पे है। और नोटिफिकेशन का तो वेट हम लोग ऐसे भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने क्लास पिछले एक महीने से हम लोग ऐसे रन कर रहे हैं और डेली रन कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर भी कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत सारे कर लिए हैं। तो जो टॉपिक हमने कवर किया उसके साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन किया वो मजा आ गया, मजेदार था। आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया उस क्वेश्चन सेशन में। और ये देखने को मिला कि हाँ भाई, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं और जो पढ़ाई करता है ना वो लग जाता है कि हाँ ये पढ़ाई मन से कर रहे हैं और इसका इस बार पक्का सिलेक्शन है। और हमारे साथ जो है उनको तो मुझे लग रहा है कि जितने लोग हैं भाई, इस बार एक सीट उनके लिए फिक्स है। जैसे हम लोग लास्ट संडे को धमाकेदार फंक्शन किए थे टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, इन्होंने एक हमारे संस्था ने ऑर्गेनाइज किया था। जो बच्चे हमारे संस्था से पढ़े थे, लगभग 400 के आसपास बच्चों ने उस पार्टिसिपेशन में भाग लिया, एंजॉय किया। उनको धनराशि से पुरस्कृत किया गया, बहुत सारे गिफ्ट उनको मिले। उनके माता पिता को भी बुलाया गया था। और क्लास के साथ साथ वहाँ का जो इन्वायरमेंट था काफी इंजॉयफुल था। डिनर भी हम लोगों ने उनके लिए प्रोवाइड कराया। तो खैर वो सब तो अपनी बात है। लेकिन ये जो आने वाली दिसंबर और जनवरी में जब हमारा रिजल्ट आएगा, फिर से हम लोग इस बार अच्छे नंबर से धांसू संख्या में हम लोग इंजॉय करेंगे। और मैं इस बार चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स से मिनिमम मिनिमम 150 स्टूडेंट जाने चाहिए वहां पे। हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा पैसा वहां धनराशि जो पुरस्कृत किया था, हम इकोनॉमिक्स के बच्चे इस बार ले जाएं, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले उनको वो अपना तरीका और मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो इस क्लास के बच्चों को देखने के जो हमको मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है, काफी अच्छा है। आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे ही पढ़ते रहिए। और हमारे सफलता बैच जो कि लास्ट मंथ से स्टार्ट है, हम लोग लगातार पढ़ते जा रहे हैं। क्लास हमारी हो रही है पेड बैच पे। आप पेड बैच पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर ये लिखा है बोर्ड पे 9628959237, 9628959237 पे आप लोग कांटेक्ट करें। और यहाँ पे जो भी आपको इंक्वायरी होगी, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो एडमिशन की प्रॉब्लम हो, क्लास की प्रॉब्लम हो, जो भी किसी की प्रॉब्लम हो। एक और चीज, अगर आपको क्लास से कोई भी चीज नोट्स वगैरह चाहिए हो तो इस पे आपका टेलीग्राम नंबर भी है। इस टेलीग्राम नंबर से आप लोग जुड़िए और उस टेलीग्राम नंबर पे आपको जो ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस चलते हैं उसको आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे। पर संडे वीक में जो भी साप्ताहिक रविवार चल रही है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ग्रुप पे देते हैं टेलीग्राम पे। उसको आप लोग सॉल्व करें, उसका हम लोग सॉल्यूशन क्लास में लाते हैं। और एक और ऑफर आप लोग के लिए है जो है प्रयागराज में। ठीक है बच्चों, जो इलाहाबाद में है, जो प्रयागराज में, वो हमारे ऑफलाइन सेंटर बालसन चौराहे पे जाके परीक्षा वाली इन्वायरमेंट में बैठ के टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। प्रत्येक रविवार को आप लोग अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म देखिए बच्चों, आप ही के लिए काम करता है। उनका मकसद होता है अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो, चाहे वो कैसे भी। टेस्ट सीरीज से हो रहा है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जीएस अगर आता है तो जीएस की प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लास ऐसे इन्वायरमेंट ऐसी बनाई जाती है, ऐसे स्ट्रक्चर तैयार कराया जाता है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट के पर्पस, स्टूडेंट का जो एम है, स्टूडेंट का जो गोल है, उसको वो पूर्ण करने में हमारे मार्गदर्शन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ अपना सबका रोल होता है। और हम लोग आशा करते हैं कि जितनी भी आपको बेनिफिट मिले उससे अधिक हम दें। ठीक है, क्योंकि देखिए जब किसी संस्था से किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, तो वो बच्चे के नाम के साथ साथ वो टीचर का भी नाम आता है, उस संस्था का भी नाम आता है, क्योंकि जो दूसरे माता पिता होते हैं वो टीचर्स होता है। तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि जो हमारे बच्चे सिलेक्शन हुए, हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ शुभम सर के स्टूडेंट हैं, तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो प्लीज आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करिए और कंटिन्यू रहिए। इस बार दिसंबर तक एग्जाम दीजिए और बहुत ही अच्छे आपका एग्जाम होगा, मार्क अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े, आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास की तरफ हम स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि वहां पे सारे इन्फॉर्मेशन, टेस्ट सीरीज, नोट्स सब वहां पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्लास, ये हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। हम लोगों ने 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और वहां पे हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी, वहां पे बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिली। आज की जो क्लास होगी हमारी बच्चों, वो है
प्राइस इलास्टिक डिमांड एंड चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। जो प्राइस इलास्टिक डिमांड है वो कैसे टोटल एक्सपेंडिचर में बदलाव होता है, ये आज हम लोग देखेंगे। पहले तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा एक नॉलेज देते हैं। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू ठीक है। कुल व्यय क्या होता है? कुल व्यय वह राशि है जो उपभोक्ता किसी वस्तु को, ठीक है, उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने पर खर्च करता है। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? कुल व्यय। कुल व्यय वह राशि है जिसमें उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने पे खर्च करता है। जिसको उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने में खर्च करता है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू कीमत इंटू मांग की मात्रा। ठीक है, कुल व्यय ठीक है, कीमत यानी प्राइस इंटू मांग की मात्रा। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं? कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं। अब यहां तक आप लोग को पॉइंट क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा। इसका प्रतिपादन करते हैं अल्फ्रेड मार्शल जी। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल इनका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का जो होता है, इलास्टिक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, उसका प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है बच्चों, तो ये कई बार क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इस टोटल एक्सपेंडिचर विधि का प्रतिपादक कौन है, तो अल्फ्रेड मार्शल है। कहते हैं कि कीमत में परिवर्तन के कारण, ये क्या कहते हैं कि कीमत में परिवर्तन के कारण कीमत के परिवर्तन के कारण कुल व्यय में होने वाले परिवर्तन ठीक है बच्चों, कुल व्यय में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग की मूल्य लोच का मापन करना।
ठीक है। तो जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, वो अल्फ्रेड मार्शल देते हैं, और अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि कुल व्यय विधि कीमत में परिवर्तन के कारण कुल व्यय में होने वाले परिवर्तन जो होता है बच्चों, उसके आधार पर मांग मूल्य लोच की मापन करना, गणना करना। ठीक है, यहां तक आपको समझ में है? मतलब यदि कीमत घटती है तो कुल व्यय बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा इलास्टिक डिमांड हो जाता है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है। और कीमत बढ़ने पे कुल व्यय घट जाती है, तब मांग क्या होता है कि लोचदार हो जाता है। ठीक है, मांग क्या होता है, बेलोचदार हो जाता है। समझ रहे हैं? मतलब कीमत घटने पर जब कुल व्यय बढ़ रही है तो इलास्टिक डिमांड कितना हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है। और उसका अपोजिट करें, कीमत बढ़ने पे कुल व्यय घट जाता है तो क्या होता है कि मांग लोचदार हो रहा है। ठीक है, इलास्टिक हो रहा है, तब भी ग्रेटर देन हो रहा है। मतलब जो परिवर्तन हो रहा है वो इनवर्स हो रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे कि जब कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ रही है, कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ रही है। ठीक है, मतलब जो इलास्टिक डिमांड था वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और यदि इसी के अपोजिट जो प्राइस है वो बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, वो घट रहा है। तो मांग क्या है, लोचदार है, मतलब इलास्टिक है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें कि प्राइस 10 है और क्वांटिटी 100 यूनिट है, ठीक है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ इसका, जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, 10 इंटू 100 इक्वल टू 1000। ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। अगर यही बात करें कि प्राइस 10 रुपीज से कम होकर 8 रुपी हो गया, ठीक है, और जो क्वांटिटी था हमारे, वो क्वांटिटी क्या हुआ, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ के 150 हो गया। अब जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा, प्राइस इंटू क्यू इक्वल टू 8 इंटू 15, ठीक है, ये हो गया 1200। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जब प्राइस कम हो रही है, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जब प्राइस कम हो रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा है। यदि प्राइस बढ़ेगा तो इसका इनवर्स टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ है, प्राइस फॉल हुआ है, तो टोटल एक्सपेंडिचर 1000 से बढ़ के 1200 हुआ है। ठीक है, यानी इलास्टिक डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 यहाँ पे है। ठीक है, इलास्टिक डिमांड कितना है, ग्रेटर देन 1 है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यहां पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछ सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके डायग्राम पे। यहाँ पे एक हम डायग्राम से समझते हैं आपको, ये टोटल एक्सपेंडिचर हम समझा रहे हैं।
ये देखिएगा, ये हमारा डिमांड बना। अब बच्चों हम ये कहेंगे कि मान लीजिए कि ये हमारा प्राइस लाइन है, ये हमारा क्या है, प्राइस लाइन है। ठीक है, अब देखिएगा, ये हमारा P डैश है और ये Q डैश है, ये हमारा P है और ये Q है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये प्राइस है OP, ठीक है, जो प्राइस हमारा OP, ये वाली लाइन जो दिख रही है OP प्राइस, समझ में आ रहा है, सबको दिख रहा है? ये जो OP प्राइस है, उस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड OQ है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड क्या है, ये OP प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड हमारा कितना है, OQ है। यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? तो जब टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो हमने क्या कहा था कि हम जब टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड करते हैं। अब जब हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो प्राइस हमारा कितना है, OP, यहाँ पे OP लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई, अब OP प्राइस पे हमको कितना क्वांटिटी मिल रहा है, ये देखिए OQ, ये क्या हो जाएगा, OP OQ। समझ में आया? अब जब ये पॉइंट हुआ, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं OP और OQ से, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो मल्टीप्लाई किया हम OP लाइन, ये OP लाइन किससे, OQ से, तो ये वाला एरिया देखने को मिला हमको, ये वाली एरिया देख रहे हैं आप लोग, ये वाला, ये एरिया कवर हो रहा है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं OP मल्टीप्लाई बाई OQ, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो जो एरिया मिल के निकल के आएगी हमको, वो क्या मिलेगा, हमको एरिया मिलेगा OPR, ये पॉइंट हम R ले लिए, R और Q, ठीक है। तो जो एरिया आएगा क्या आएगा, OPRQ, ये हमारा क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर होता है। नाउ अब हम ये कहेंगे कि जब प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो फिर टोटल एक्सपेंडिचर का क्या सीन होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर बच्चों क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है। अब आप बात कहें कि अगर यहीं पे अगर चेंजेस देखने को मिल रहा है हमको प्राइस इलास्टिसिटी में, OP1 हो गया, प्राइस चेंज हुआ और क्वांटिटी वहां से OQ से OQ1 होती है, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, चेंज हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है जो टोटल एक्सपेंडिचर बियर कर रहा है वो थ्योरी ऑफ प्राइस पे है, ठीक है, ओके। तो हम ये कहेंगे कि अब हम अगर टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं OP1 की मल्टीप्लाई क्वांटिटी कितना मिल रहा है, OQ1, तो यहां पे जो एरिया आएगा वो एरिया मिलेगा हमको OP डैश, ये S और Q1, मतलब कौन सी एरिया, ये वाली एरिया अब आपको मिलेगी, ये वाला,
ये वाला एरिया देखने को मिली। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, प्राइस इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हमने इलास्टिक ऑफ डिमांड देखे, अब इन इलास्टिक के केस देखते हैं इसमें। ये हम लोग इलास्टिक के केस देख लिया। ठीक है, ये क्या हुआ, इलास्टिक का केस हो गया। अब क्या करते हैं, इन इलास्टिक के केस देख लेते हैं। कलर दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है। सेकेंड केस क्या है, इन इलास्टिक। कह रहा है कि अगर प्राइस में चेंज हो रहा है, अगर प्राइस में फॉल हो रहा है, ठीक है, और उस प्राइस फॉल की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर हमारा जब फॉल कर रहा है, तो क्या होगा, डिमांड इन इलास्टिक होगा। मतलब कीमत घटने पे अगर कुल व्यय भी घट जा रहा है, तो वो क्या होगा, मांग बेलोचदार होगा, मतलब इलास्टिक लेस देन 1 होगी। ठीक है, यदि कीमत घटने पे कुल मांग क्या हो रहा है, घट जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे इलास्टिक क्या होगा, बेलोचदार, इन इलास्टिक होगा। ठीक है, बेलोचदार होगा, इन इलास्टिक हो गया। ठीक है, अगर इसका अपोजिट कर रहे हैं, कीमत बढ़ने पे कुल व्यय बढ़ जा रहा है, यदि प्राइस बढ़ने पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो भी ये इन इलास्टिक वाला ही केस है। मीन्स इलास्टिक डिमांड क्या हो रहा है, लेस देन 1 हो जा रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि प्राइस क्या है, 10 है, और क्वांटिटी क्या है इसमें, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 100 यूनिट। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्यू इंटू 1000। अगर प्राइस मैं कह रहा हूँ कि फॉल हो रहा है और प्राइस हो गया 8, ठीक है, 10 रुपीज से क्या हो गया 8 रुपीज, और इसमें क्वांटिटी क्या हुआ आपका, प्राइस फॉल होने से क्वांटिटी क्या हुआ, 110 हुआ यूनिट। अब इसका मल्टीप्लाई देखिए क्या करते हैं, ये हम करेंगे तो होगा P इंटू क्यू 088, ठीक है, 880। मतलब प्राइस बढ़ा तो टोटल, सॉरी, प्राइस 10 है तो टोटल एक्सपेंडिचर 1000 है, प्राइस कम हुआ 8 हुआ, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होके 1000 से 880 ही रहा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बेलोचदार हो गया। तो ये रहा आपका केस सेकंड, जो हम लोग इनइलास्टिक की बात कर रहे थे। अगर इसका हम लोग डायग्राम देखेंगे तो क्या होगा, ये बहुत स्टीप होगा। ठीक है, ये डायग्राम देखने को मिलेगा, मतलब अगर प्राइस चेंज हुआ तो ये वाले एकदम मिनिमम सा। ठीक है, ये वाली केस मिलेगी देखने को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या कहता है टोटल एक्सपेंडिचर में। ये कह रहा है बच्चों कि यदि कीमत बदलने पर भी कुल व्यय उतना ही रहे, मतलब कांस्टेंट रहे, समान रहे, तो क्या होगा,
यूनिटरी इलास्टिक होगा, जिसको हम इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1 से दिखा रहे थे। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करें, टोटल एक्सपेंडिचर पे हम देख रहे हैं। जो भी आज केस हम देख रहे हैं वो क्या करें, उसका बेस क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर में। यदि कीमत बदल रही है, मैं कहूं कि यदि कीमत प्राइस चेंज हो रहा है, यदि जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है और प्राइस चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर समान रह रहा है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है बच्चों वो क्या है, वो समान रह रहा है, मतलब कांस्टेंट रह रहा है, मींस रिलेटिवली अनचेंज रह रहा है। ठीक है, अनचेंज कह रहा है। उस स्थिति में क्या होगा, एक एक लोचदार हो जाएगा, तो उस स्थिति में जो डिमांड होगा वो यूनिटरी इलास्टिक होगा। मींस कहने का तात्पर्य ये, ठीक है, जो हम लोग केस देख रहे थे, इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। प्राइस मैं कह रहा हूं कि 10 रुपए से फॉल होकर 5 रुपए होता है। ठीक है बच्चों, और जो क्वांटिटी है वो 100 यूनिट है, उससे बढ़ के 200 यूनिट होता है। ऑब्वियसली जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 100, 10 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 1000। अब हम जब ये फॉल वाली प्राइस देख रहे हैं तो उसमें क्या देखेंगे कि 5 इंटू 200, तो कितना हुआ, 5 टू जा 10। टोटल एक्सपेंडिचर क्या देखने को मिल रहा है, सेम है, 1000 चेंज होने पे भी हो रहा है, और जो पहले था क्वांटिटी डिमांड 100 यूनिट पे, प्राइस 10 पे, तो भी टोटल एक्सपेंडिचर 1000, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, यूनिटरी है। तो प्राइस कम होने से हम यहाँ पे ये देखेंगे, प्राइस कम होने से जो टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा वो क्या हो रहा है, अनचेंज हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट है ये। यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। ये सारे पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम इसका डायग्राम देखते हैं, तो ये देखते हैं यूं, ये होता है, मतलब प्राइस जितना चेंज हुआ क्वांटिटी में उतना चेंज हुआ, समान चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, ये देख रहे हैं, ये सेम जो ये होगा वो ये होगा एरिया, तो ये दोनों एरिया क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, मीन्स कांस्टेंट है। जब एरिया कम होगा तो हम लोग क्या करें, इनलास्टिक है। अब एक समरी टेबल बनाते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे हम लोग समरी टेबल बनाते हैं। एक में लेते हैं प्राइस चेंज, ठीक है,
चलिए हम लोग एक में लेते हैं प्राइस चेंज, दूसरे में लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, तीसरे में क्या लेते हैं, इलास्टिसिटी लेते हैं। प्राइस फॉल हो रहा है, ये प्राइस है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये प्राइस फॉल हो रहा है। ये जो नीचे का एरो साइन है वो क्या हो रहा है, फॉल की साइन दिखा रही है। प्राइस फॉल हो रहा है तो इससे चेंज होने में टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देख लिया है क्लास में। अब यहाँ पे इलास्टिक डिमांड है, और इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड वाले केस में देखते हैं कि प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हो रहा है। प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इन इलास्टिक हो गया, मीन्स इलास्टिसिटी डिमांड क्या हुआ, लेस देन 1 हो गया। यहां पे क्या होगा, प्राइस फॉल हो रहा है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिसिटी हो गया, मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हुआ, इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हमारा क्या रहा है, समरी चार्ट है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछेगा। हमने डायग्राम भी देखा इसका, कैसे चेंज हो रहा है क्वांटिटी, प्राइस में चेंज हो रहा है, कैसे क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, जो एरिया इसका चेंज हो रहा है वही टोटल एक्सपेंडिचर को दिखा रहा है। तो ये हमारा क्लियर हो गया अभी तक। ये वाला आप लोग क्या करते हैं, रिवर्स पे भी करके देख सकते हैं। जैसे प्राइस इसमें मैंने डिक्रीज किया, फॉल कराया, तो जब यहाँ पे प्राइस आप इंक्रीज कराएंगे तो क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर वहां पे क्या होगा, कम होने लगेगा। तो भी ये सेम केस रहेगा। यहाँ पे जैसे प्राइस हमने फॉल कराया और टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हो रहा है प्राइस फॉल होने की वजह से, तो इन इलास्टिक है। अगर मैं कहूँ कि प्राइस बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ने से भी टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो भी इन इलास्टिक होगा। प्राइस यहाँ पे कम हो रहा है अगर, तब टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अगर कहें कि प्राइस बढ़ भी रहा है तब भी टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो भी यूनिटरी केस होगा। मतलब यहाँ पे आप दोनों केस को लेके चल सकते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे कि अगर यहाँ पे मैं ये करूं कि अब यहाँ पे मैं करूं कि प्राइस बढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, व्हाइट वाला प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो भी ये कांस्टेंट ही है, ठीक है। क्लियर होगी पॉइंट।
अब टोटल एक्सपेंडिचर का बेटा एक लिमिटेशन भी है, ठीक है। एक लिमिटेशन क्या कहता है कि जब टोटल एक्सपेंडिचर में से हम निकालते हैं तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं दे पाता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है। ये क्या करता है, केवल इंडिकेट करता है कि इलास्टिसिटी है या इन इलास्टिक है या फिर यूनिटरी है। मीन्स कहने का तात्पर्य जब इसको हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये नहीं देगा। ये केवल डायग्राम बेस्ड ग्राफिकल एक एक्सप्लेनेशन है कि जब हम देखते हैं कि जो प्राइस चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी कितना चेंज हो, उसके वजह से एरिया कितना डिफर आ रहा है, फिर उसका जब प्राइस बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो जो एरिया में चेंज दिखा रहा है वो उसके पता चलता है कि वो एरिया के हिसाब से हमको ये डिफाइन होता है कि ये इलास्टिक है, ये इन इलास्टिक है या फिर ये यूनिटरी है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड रहा। अब हम लोग बात करेंगे जो आज की नेक्स्ट पॉइंट था, वो था क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। तब तक आप लोग भी पानी पी लीजिए, थोड़ा सा मैं भी पानी पी लूं। स्टार्ट करें। देखिए, जब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो क्रॉस का मतलब ही है कि तिर्यक, ठीक है। हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी इसका देखा था, तो वहां पे भी यही चीज देखा था जो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी इलास्टिक की बात करेंगे, ठीक है। वहां पे यहाँ पे हम उसकी मांग की लोच की बात करेंगे। तो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है कि अगर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, द प्राइस चेंज इन अ गुड, तो उसके कारण एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसके कारण दूसरा संबंधित वस्तु है उसकी मांग में होने वाला परिवर्तन है, ठीक है। वो परिवर्तन कैसा है, वो है प्रतिशत परिवर्तन, मतलब जो चेंज हो रहा है वो परसेंटेज चेंज कितना है। और इसमें वहां पे भी हमने देखा था कि जब हम एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन देख रहे हैं और उससे संबंधित दूसरे वस्तु की मांग परिवर्तन देख रहे हैं तो वहां पे सेटेरिस पेरिबस लागू होता है, मतलब अन्य सभी कारक फैक्टर जो है वो स्थिर रहेंगे, सॉरी, अन्य कारक जो है वो स्थिर रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी, ठीक है, टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ एनदर कमोडिटी व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, मतलब सेटेरिस पेरिबस लागू होता है। यहां पे हम लिखते हैं कि मांग की लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से तात्पर्य क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड से तात्पर्य एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण
ठीक है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण दूसरी संबंधित वस्तु की मात्रा तो की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वस्तु की प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन से है। ठीक है, जब अन्य सभी कारक स्थिर हो। ठीक है, जब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्रॉस इलास्टिसिटी, तो हम लोग ये लिखते हैं इलास्टिसिटी, अभी एक्स और वाई यहाँ पे गुड्स हैं, एक्स गुड्स और वाई गुड्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं परसेंटेज चेंज। ठीक है, जो परसेंटेज चेंज का साइन लगाएंगे, चेंज इन क्वांटिटी। अब क्वांटिटी एक गुड का लेंगे, मान लीजिए हम एक्स गुड ले लिए यहाँ पे। ठीक है, किसके वजह से ये हो रहा है, अब यहाँ पे देखते हैं कि परसेंटेज चेंज प्राइस ऑफ वाई गुड्स, मतलब जो वाई गुड्स के प्राइस में चेंज होने के कारण एक्स गुड्स की मात्रा में कितनी चेंज हो रहा है, ये हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाता है। ठीक है, समझ में, ये जो प्राइस है वाई का, मतलब अगर मैं कहूं कि जो ये कॉफी की प्राइस है, कॉफी की प्राइस में बदलाव हो गई, तो ये जो एक्स चाय है, टी है, उसकी मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, ये दिखाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं कि परसेंटेज चेंज क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई, अब यहां पे देखिए क्या लेंगे, प्राइस लेंगे वाई का। ठीक है, प्राइस वाई अपॉन क्वांटिटी एक्स। जब हम लोग नॉर्मल प्राइस इलास्टिसिटी निकाल रहे थे बच्चों, तो वहां पे हम एक ही गुड्स का ले रहे थे। अगर गुड्स एक्स का ले रहे थे तो प्राइस भी हम एक्स का ही ले रहे थे, अगर हम गुड्स वाई का ले रहे थे तो प्राइस भी गुड्स वाई का ही ले रहे थे। ठीक है, तो जब हम लोग क्रॉस निकालते हैं तो संबंधित वस्तुओं का रिलेशन देखते हैं कि अगर संबंधित चाय की प्राइस बढ़ रही है तो उससे कॉफी पे कितनी परिवर्तन हो रही है, जो परसेंटेज चेंज बताता है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्रॉस इलास्टिसिटी का निकल कर आता है। क्यूएक्स और पीवाई आपको डिफाइन कर दिया गया है कि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स का है, कमोडिटी एक्स का है, और प्राइस है वो कमोडिटी वाई की प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो क्यू एक्स है वो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, और जो ये पी वाई है वो क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और एक रिलेशनशिप आपको इंटरप्रेट करके मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं। अब यहां पे हम देखेंगे दो गुड्स का एक डायग्राम लेते हैं हम लोग यहां पे।
ये y एक्सिस हो गया और ये x, ठीक है। अब हम इस पे देखेंगे कि मान लीजिए डिमांड x गुड्स की देख रहे हैं, डिमांड x और इसकी प्राइस की जो है वो क्या है, प्राइस है p, क्वांटिटी कितना है इस पे, ये है इसका m, इसका मान लीजिए कि m1, ठीक है। प्राइस p पे गुड्स x का क्वांटिटी m1 हम परचेज कर रहे हैं। अब ये बात कहें कि अगर इसका क्वांटिटी चेंज होता है, ठीक है, अगर मैं ये बात कहूं और ये जो गुड्स y है, यहां पे भी आते हैं, ये क्या है, ये y है, इस पे p पे ये m1 और ये p2 पे ये m2। अब जब आप देखेंगे, अब ये मान लीजिए कि आपका एक चाय है और एक कॉफी है, ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि जब कॉफी के प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, ठीक है, अगर मैं कहूं, ये कहूं यहाँ पे कि ये P1 ले लूं इसको और ये P2 ले लूं, तो कॉफी के जब प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या होना चाहिए, इसका डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब डिमांड इसका कम हो रहा है प्राइस बढ़ने से, तो लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग कॉफी के जगह पे हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं किस पे, उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स पे, मींस टी के गुड्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये देखेंगे कि जो इसका डिमांड है वो इसका डिमांड ये बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है, ये डिमांड आपको बढ़ता हुआ दिखेगा किस पे, इस लाइन पे, ये क्या हो जाएगा m2। क्यों, क्योंकि एक वस्तु के क्वांटिटी में प्राइस में जब चेंज हुआ तो उसका इंपैक्ट हमको दूसरे वस्तु को देखने को मिल रहा है, उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स पे देखने को मिल रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी है उसका रिलेशन गुड्स में कैसे होता है, ठीक है, उसका गुड्स में कैसे होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, आइए एक इंटरप्रिटेशन बनाते हैं इसका, चार्ट के थ्रू देखें। ठीक है, सही दिख रहा है। यहाँ पे हम लेते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, इस दूसरे में लेते हैं रिलेशनशिप, लेते हैं हम लोग, थर्ड में हम लेते हैं मीनिंग इसका।
इसको थोड़ा सा और मैं बढ़ाना चाहता हूँ। ये नहीं हटेगा। चलिए ठीक है, इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। अब देखते हैं ये पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, पॉजिटिव शो कर रहा है अगर, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिलेशनशिप किसका है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब रिलेशन पॉजिटिव है क्रॉस इलास्टिसिटी का। तो एक वस्तु के प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसके दूसरे वस्तु के डिमांड में उससे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब वो होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। अब इसका मीनिंग क्या है कि प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ वन गुड्स जब ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, चेंजेस, डिमांड फॉर अदर गुड्स का बढ़ेगा, क्या हो रहा है, बढ़ेगा। अदर गुड्स का, उस गुड्स की नहीं। अब यहाँ पे निगेटिव आएंगे, तो क्या होगा, वो होगा कंप्लीमेंट्री गुड्स हो जाएगा। ये सारे जो भी मैंने चार्ट बनाते हैं ना, वो आपको याद करने के लिए बनाते हैं, कि आपको आसानी से याद करने के लिए, ठीक है। तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो कंप्लीमेंट्री गुड्स का, अगर हम ये कहें कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो क्या होगा, उसका कंप्लीमेंट्री गुड्स जो है कार है, उसका डिमांड क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या होगा, कंप्लीमेंट्री गुड्स होगा। समझ में आ रहा है, अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज देन कार प्राइस ऑफ कार डिक्रीज, अदर गुड्स दोनों हो गए, लेकिन उसका रिलेशन क्या है, निगेटिव हो रहा है, एक के बढ़ने से दूसरा कमोडिटी की प्राइस क्या हो रही है, घट रही है, डिमांड क्या हो रही है, घट रही है। तो उसको क्या कहेंगे हम, कंप्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। कंप्लीमेंट्री गुड्स आपको बता दिया गया है, और उसका निगेटिव होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा, निगेटिव होगा। मींस प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीज, इससे क्या होगा, डिमांड फॉर अदर गुड, इसमें आपका घटेगा, ठीक है, इसमें डिक्रीज होगा। तो ये क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव जाएगा, मींस कंप्लीमेंट्री गुड्स। अगर ये जीरो आती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अनरिलेटेड गुड्स हो जाएगा। मतलब वो दोनों वस्तुओं में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, वो दोनों वस्तुओं में कोई संबंध यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है हमको। समझ में आ रहा है, अनरिलेटेड गुड्स मतलब नो रिलेशनशिप, ठीक। मतलब अगर हम बात करें कि प्राइस ऑफ फोन और उसका इंपैक्ट देखें हम प्राइस ऑफ व्हीट, गेहूं पे, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट अनरिलेटेड गुड्स है, इनके कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स और अनरिलेटेड गुड्स आपको बता दिए, वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। जो क्रॉस इलास्टिसिटी है, पॉजिटिव में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा, निगेटिव में क्या होगा, कंप्लीमेंट्री गुड्स होगा, और जीरो होगा तो अनरिलेटेड गुड्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक थोड़ा सा एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं हम, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी पॉइंट। मान लीजिए कि कह रहा है कि प्राइस ऑफ टी इंक्रीज फ्रॉम, प्राइस
ऑफ टी इंक्रीज फ्रॉम 20 to 25, 20 to 25, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, परसेंटेज भी निकाल के दे रखा है 25%, ये इंक्रीज कर रहा है। तो डिमांड फॉर कॉफी, डिमांड फॉर कॉफी क्या हो गया, इंक्रीजेज फ्रॉम 100 to 120 यूनिट। इसका परसेंटेज उन्होंने बताया है कि 20% इंक्रीज कर रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल से दे दिएगा, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। अगर हम इसका इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं एक्स वाई का, मतलब कॉफी और टी का, तो बस केवल परसेंटेज यहाँ पे हम रख देंगे। परसेंटेज कितना, डिमांड का जो चेंज हम लोग निकाले थे, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी अपन परसेंटेज चेंज प्राइस, कितना वो यहाँ पे पहले निकाल के रखा है कि 20%। निकाला कैसे जाता है, Q2 माइनस Q1 अपान Q2 प्लस Q1 अपान 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 20.25, ठीक है। ये दोनों परसेंटेज यहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका 0.8। अब इसको इस डायग्राम से मिलाइए कि एक वस्तु की जब प्राइस बढ़ी उससे दूसरे वस्तु की डिमांड बढ़ा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ, ठीक है, पॉजिटिव है। मीन्स जो क्रॉस इलास्टिसिटी अगर यहाँ पे पॉजिटिव शो कर रहा है, मीन्स ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम यहां तक, अगर यही निगेटिव आता तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। अब एक ट्रिक आपको बता दूं, एक ट्रिक आप लोग लिखिएगा कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं इसको हम कहेंगे कि सेम नीड हमारा है, ठीक है, सेम नीड। मीन्स अगर कॉफी पी रहे हैं, कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो हम वहां पे चाय पे हम कन्वर्ट हो रहे हैं, चाय पे जा रहे हैं सब्स्टिट्यूट करके। मीन्स हमको क्या चाहिए, हमको एक जो कॉफी का फ्लेवर है, जो कॉफी हम जिस लिए यूज करते हैं उस वैसा ही संबंधित वस्तु चाहिए, मतलब सेम नीड, हमको जरूरत हमको सेम है, ठीक है। थोड़ा बहुत उसका स्वाद हमको अलग लगता है लेकिन जरूरत सेम है, दोनों गर्म है, दोनों हम गर्म कॉफी इंजॉय करें। जो हम थोड़ा सा टायर्ड होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं, मूड ठीक नहीं रहता तो कॉफी पी लेते हैं, जब कॉफी नहीं है तो चाय मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, सेम गुड्स है, सेम नीड्स मिल रही है, मीन्स पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या होगा बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट्री गेट्स क्या होते हैं, ये दोनों हम लोग साथ यूज करते हैं, इसको क्या कहते हैं, यूज्ड टुगेदर। इसका क्या साइन होगा, इसका साइन होगा निगेटिव, ठीक है। अब जब हम लोग अनरिलेटेड गुड्स की बात करेंगे तो ये क्या होगा, कोई रिलेशनशिप इसमें नहीं देखने को मिलेगा, नो रिलेशनशिप। यहां पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा।
समझ में आया? अब कोई आपसे पूछ रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टी एंड कॉफी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, तो क्या बताएंगे आप लोग? पॉजिटिव होगा। कोई पूछ रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन कार एंड पेट्रोल क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। कोई पूछ रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन बुक्स एंड टूथपेस्ट, तो क्या होगा? अनरिलेटेड गुड्स हो गया, बुक्स और टूथपेस्ट में कोई रिलेशन नहीं है तो जीरो हो गया। ठीक है। कोई पूछ रहा है कि अब पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी इंडिकेट क्या करता है? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या इंडिकेट करता है? तो क्या इंडिकेट करता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। निगेटिव क्या करता है? कंप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, यहां तक आपको हो गया क्लियर? तो आज हम लोगों ने टोटल एक्सपेंडिचर और क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में समझा और सारे पॉइंट को कवर किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी तक हम लोग पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।